Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from BBC Group. गाइस लास्ट क्लास में हमने आपका जो चैप्टर नंबर 3 था शुरू किया था आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये चैप्टर था बेटा, ध्यान आ रहा है कुछ आपको? हमने बताया था कि इसमें एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। देखो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं आपका रिप्रोडक्शन होता क्या है। दो प्रकार का था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। सेक्सुअल हम पढ़ रहे थे और हमने प्लांट्स के रिगार्डिंग भी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे इसके ह्यूमन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आपको चैप्टर जो है ये क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इसका नाम है। और इसमें आपको क्या करना है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक तो डेफिनेशन क्या होती है रिप्रोडक्शन की, आपको पता ही है कि जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने से ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, तो ये क्या आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। सिंपल चीज़ें आपको 10th क्लास की पता होंगी। और आपका हेडिंग रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तो पढ़ रहे हैं बेटा, ये हमको पढ़ना है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू, ये आप सिंपल लिखेंगे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग। बेटा आप नोट्स मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही बना लेंगे, सुन के मेरी बात को और देख के। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कॉमा लगाइए, रिप्रोडक्टिव organs divides into two major categories. Number first, primary sex organs, and number second, secondary sex organs. ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग बेटा हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा है आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनको हम कह सकते हैं कि मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी लिख सकते हैं, आपको याद रखने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और वहीं जो आपको सेकेंडरी है इसको हम कह सकते हैं हेल्पर या हेल्पिंग या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी हम इनको लिख सकते हैं, सेकेंडरी वालों को। ठीक है, अब मेन का मीन्स क्या है, मेन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं? बेटा मैं बात बताऊँ, मेन वो होते हैं विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब तुम कहोगे सर कि प्रोसेस तो सर मेल का पेनिस से भी होता है, ड्यूरिंग सेक्स या किसी और चीज़ से भी होता है, बट ऐसा नहीं है। देखो मेन चीज़ क्या है आपकी, जो भी आपका ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें मेल क्या देता है भैया, अपना गैमेट देगा विच आर स्पर्म है कि नहीं, मेन चीज़ है। स्पर्म नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, चाहे सारे अंग हो, बट स्पर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वही फीमेल की बात करूँ तो फीमेल का जो बेटा मेन चीज़ है वो क्या है बेटा, ओवम विच आर रिलीज फ्रॉम ओवरी। ठीक है, तो इनमें मेन चीज़ क्या होगी, मेल की मेन चीज़ क्या है, इसका गैमीट है वो स्पर्म है, और फीमेल का मेन चीज़ क्या है, ओवरी है, ओवम है जो कि ओवरी से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो अब सिंपल बात ये समझ जाओ कि जो चीज़ें आपकी स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है मेल के अंदर और जो चीज़ें आपकी फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस कर रही हैं वो आपके मेन ऑर्गन्स हो गए। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हो सकते हैं कि विच, अगर आप इसका हमने लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्राइमरी के आगे लिखेंगे बेटा डैश लगा के यहाँ से, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मीन्स क्या है कि द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। तो ऐसे कुछ ऑर्गन्स जो कि बिल्कुल सीधा डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं गैमेट्स को बनाने में, तो उनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहेंगे। तो अब मैं मेल के रिगार्डिंग बात करूँ तो मेल में कौन सा ऑर्गन है बेटा, मेल में है भैया आपके टेस्टिस। एग्जाम्पल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल। लिख लेंगे आप बेटा ऐसे। प्राइमरी का आगे क्या लिखा आपने, विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व in the process of gametogenesis is known as primary sex organs. Example, testes in males and ovaries in females. कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं।
अब लिखेंगे आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के आगे बेटा, दीज ऑर्गन्स आर एक्सेसरी और हेल्पिंग ऑर्गन्स विच आर हेल्प्स in the process of reproduction. Clear guys? These are accessory or helping sex organs which helps in the process of reproduction. So इतना लिख देंगे आप, that's all. अब चलते हैं बेटा मेन चीज़ पर। देखो मेल जो होता है बेटा, एक बात और ध्यान रखिए, मेल का जो स्पर्म प्रोडक्शन है बेटा वो पूरी लाइफ चलता रहता है। स्पर्म प्रोडक्शन क्या है, पूरी ज़िंदगी कर सकता है, मरते दम तक, टिल डेथ, मरते दम तक जो मेल है अपना स्पर्म को बना सकता है। बट इन द केस ऑफ फीमेल, अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बेटा वो अपना ओवम नहीं बना सकती है। ओवम प्रोड्यूस करेगी वो केवल सिर्फ अपने मेनोपॉज तक। मेनोपॉज क्या कंडीशन होती है कि जब किसी लेडीज़ में जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है एट द एज ऑफ 50, अप्रॉक्स 45-50 के समथिंग में, तो उसका मेनोपॉज होता है। और मेनोपॉज के बाद में वो फीमेल जो है ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती, दैट मीन्स कि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब जो इस चैप्टर का जो मेन चीज़ है जो हर बार एग्जाम में आता है वो चीज़ आपको पढ़नी है बेटा। आप नए पेज से नई हेडिंग डालेंगे, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मैं आपको अलग से नोट्स नहीं भेज रहा हूँ कि नोट्स आपकी जो एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं दिया हुआ है, तो आप मेरी वीडियो देख के और मेरी बातों को सुन के आप एक बार पूरी वीडियो ढंग से देखें और फिर दोबारा देखते हुए इसको नोट्स बनाएं। ठीक है, अच्छा अब हमको सिर्फ मेल के बारे में पढ़ना है, इसके बाद में पूरा मेल कवर कर लेंगे, फिर हम फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है तो इसमें क्या क्या होते हैं मेल में, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, स्क्रोटम होता है एक, तो स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, स्क्रोटल सेक। ठीक है, सेकंड इसमें जो ऑर्गन होता है वो आपके टेस्टिस, टीईएस टेस्टिस। नंबर थर्ड जो बेटा ऑर्गन होता है आपका वो एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, नंबर फोर्थ जो ऑर्गन है बेटा इसमें ये क्या है, वास डिफरेंस, DEFERENS, वास डिफरेंस। ये कितने होते हैं, 1 पेयर होती है। देखो स्क्रोटम तो एक ही होता है, टेस्टी जो 1 पेयर होती है, ये तो याद रखेंगे आप, ये तो पता ही है 1 पेयर एक जोड़ी होती है, तो 1 पेयर ही एपिडिडाइमस होगी। सेम हर टेस्टिस के ऊपर लगा होता है एपिडिडाइमस, तो जितने ये टेस्टिस उतने एपिडिडाइमस, तो 1 पेयर ही हो जाएगा, 1 पेयर इसकी वास डिफरेंस हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 में क्या है आपका, यूरेथ्रा हो गया। यूरेथ्रा के बाद में क्या है बेटा, पेनिस हो गया, PENIS, पेनिस होता है। इसके बाद में क्या होता है आपका, एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें डैश लगाएंगे यहीं पर, कौन सी है, सेमिनल वेसिकल्स, यही बेटा 1 पेयर होती है, सामने लिख लो ब्रैकेट में 1 पेयर। दूसरी टाइप की जो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, यही बेटा 1 पेयर होती है। नंबर थर्ड होती है काउपर्स ग्लैंड, COWPERS, काउपर्स ग्लैंड, ये बेटा 1 पेयर होती है। काउपर्स का दूसरा नाम क्या है बेटा, बल्बो यूरेथ्रल भी आता है, बल्बो यूरेथ्रल भी इसका नाम होता है, सेकंड लिख सकते हैं आप आसानी से। बस ये सारे ऑर्गन्स हैं और ये सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं बेटा, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो हमको ये सारे ऑर्गन सब पढ़ने हैं। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सर इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं और फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं। बेटा मैंने आपको कहा था कि जो सेक्स ऑर्गन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस में वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। सिंपल, टेस्टिस, यही तो है बस एक। तो मेल में क्या है, टेस्टिस द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, याद हो गया आपको। अब बाकी जो सारे बचे हुए A to Z, ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। ये जो
एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन से, ये ऑर्गन से नहीं, ऑर्गन तो है ही हैं, ये ग्लैंड्स हैं। एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स हैं कुछ जो हमारी यूज होती हैं 3 तरह की, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 बेटा इनको पढ़ेंगे। अब आपको करना क्या नेक्स्ट पेज से, आपको बेटा ये वाला हेडिंग डालना, फर्स्ट वाला स्क्रोटम और स्क्रोटल से, ऐसा पूरा लिख लेंगे। इससे लिखे मैंने पूरे आपके, ठीक है। और लिखने के बाद में आप क्या करेंगे बेटा, आपका जो हेडिंग है फर्स्ट वाला स्क्रोटम और स्क्रोटल सेक, ठीक है बेटा, ये आपका हेडिंग हो गया। अब ये क्या होता है, आपको बहुत सिंपल चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जो मेल होता है, मेल के दोनों लेग्स के बीच में बेटा, जो दोनों लेग्स होती हैं उसके, ये यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं भैया स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक। बेटा समझ पा रहे मेरी बात को, स्क्रोटल क्या होता है, समझ पाए कुछ, समझ गए? हाँ, मेल्स तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है, जो दोनों लेग हैं मेल की, बेटा मेल की बात चल रही है यहाँ पर, दोनों मेल की जो लेग्स हैं उनकी दोनों लेग्स के बिल्कुल बीच में क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बेटा बीच में एक आपके स्क्रोटल सेप्टम से डिवाइड होता है। अगर आप गौर से देखेंगे इसकी स्क्रोटल की स्ट्रक्चर को ऊपर से, तो आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये एक स्क्रोटल सेप्टम की वजह से या उसके द्वारा 2 भाग में डिवाइड होता है, और ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। और इसके हर एक हाफ स्ट्रक्चर में एक क्या होता है, टेस्टिस होती है, ये टेस्टिस होती है। ठीक है, तो समझ पाए ना क्या हो रहा है। तो आपको लिखना क्या है, स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर विच आर हैंग माने लटका हुआ, विच आर हैंग्स बिटवीन बोथ लेग्स ऑफ मेल, बिटवीन बोथ लेग्स ऑफ मेल। क्लियर? ओके, अब ये इतना बात लिख के मेरी आवाज़ सुन के आपने, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे आप द वॉल ऑफ स्क्रोटम, वॉल माने इसकी जो बना हुआ है, द वॉल ऑफ स्क्रोटम इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, 3 लेयर्स की इसकी वॉल बनी होती है। फर्स्ट लेयर जो है आउटर कॉमा लगाएंगे, लूज एंड थिन, आउटर लूज एंड थिन हेयरी स्किन, जिसकी आउटर लेयर होती है बेटा बहुत पतली होती है, ढीली होती है, और उस पर बाल होते हैं ना उस पर लगे हुए, हेयरी स्किन होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है इसका, इसके नीचे क्या होता है, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है इसके नीचे। और नंबर 3 में क्या रहेगा बेटा, इनर, आउटर नहीं इनर, ये बेटा मिडिल में, बीच वाली क्या है, मिडिल में, मिडिल, ये क्या लिखें, नीचे वाली, अंदर वाली इनर स्मूथ मसल्स फाइबर्स, इनर लिखो लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर्स। ठीक है, ब्रैकेट लिखो, ब्रैकेट में डार्टोस मसल लेयर, डार्टोस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डार्टोस मसल लेयर, MUSCLE मसल LAYER लेयर। देखो बेटा मैंने बताया आपको स्क्रोटम क्या है, वो सब लिख लेना आपको अपने वर्ड्स में, अंग्रेजी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या लिखना है आपको कि जो इसकी वॉल होती है स्क्रोटम की, वो 3 लेयर्स की बनी होती है। जो आउटर लेयर है वो क्या है आपकी, लूज़ है और थिन है और हेयरी स्किन होती है। मिडिल में क्या आपकी, मिडिल में लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और इनर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है स्मूथ मसल फाइबर्स की, जिसको डार्टोस मसल लेयर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये डार्टोस मसल लेयर डार्टोस मसल्स की बनी होती है। ठीक है, ये बात लिख लेंगे। इसके बाद में आपको क्या लिखना है,
कि द टेम्परेचर, देखो ये मेन चीज़ है इसकी जो मैं लिखवा रहा हूँ, द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज लोअर देन बॉडी टेम्परेचर अप टू 3 to 4 डिग्री सेल्सियस। 3 to 4 डिग्री। जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है ना, इसका जो तापमान टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से कम 3 से 4 डिग्री कम होता है। 3 से 4 डिग्री कम होता है। और क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह कम टेम्परेचर पर आपकी जो टेस्टिस हैं वो आपके स्पर्म को बना सकते हैं। अगर पूरा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये स्पर्म को नहीं बना सकते, स्पर्म प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जो ऊपर वाले गॉड ने देखो क्या चीज़ दी है स्पेशल हमको, अगर हमको स्पर्म बनाने हैं और उसके लिए हमको कम टेम्परेचर चाहिए बॉडी से, तो एक बैग बना के पूरा बॉडी से बाहर लगा दिया है कि इसमें आराम से टेम्परेचर यहाँ पर कम रहता है नॉर्मली बॉडी की अपेक्षा, तो यहाँ पे स्क्रोटम में आसानी से स्पर्म बन जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, जैसे सर्दियों के दिनों में जनवरी दिसंबर में, तो आपको जो स्क्रोटम जो है ये सिकुड़ के ऊपर बिल्कुल पेट के पास लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर गेन करता है और टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में स्पर्म प्रोडक्शन को रिलीज करता है या बढ़ाता है। समझ पाए मेरी बात को। और जैसे ही गर्मी के दिनों में क्या देखेंगे कि गर्मी के दिनों में स्क्रोटम जो है बिल्कुल भी आपकी बॉडी के पास नहीं जाएगा, ये बल्कि बॉडी से दूर रहेगा, लटका हुआ मिलेगा बहुत दूर तक, जिसमें कि इसको ईजिली एयर मिलती रहे और इसका टेम्परेचर कम रहे। तो इसका काम क्या है, स्क्रोटम का मेन काम क्या हुआ कि आपको पता है द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज लोअर देन बॉडी टेम्परेचर अप टू 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, 3 से 4 डिग्री कम रहेगा। तो इसका क्या काम क्या होगा, हैंस स्क्रोटम एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर। समझे मेरी बात को, जो स्क्रोटम है एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है। Hence the scrotum act as a thermoregulator unit. क्लियर गाइस। तो ये बात समझ पाए स्क्रोटम के बारे में, ये आप लिख लेंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो मैं मतलब पिक भेजूँगा तो आपको वही देख के लिखना है। मैंने जो बताया उसको पूरी वीडियो देख के समझो, समझने के बाद में उसको दोबारा वीडियो चला कर अपने नोट्स बनाते रहो, और जैसे बता रहा हूँ ऐसे लिखते रहो, अपने वर्ड्स में लिख लो, वो सबसे बेस्ट है। बस आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बेटा स्क्रोटम हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और कल जो हम पढ़ेंगे आपके इसके बाद जो हमने कौन सा था टेस्ट आपका यहाँ पे आएगा, स्क्रोटम ख़त्म आपका, ये टेस्टिस पढ़ेंगे कल हम। टेस्टिस होती है ना, ये क्या होता है इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।